बिना पैसे के सरपंच बना के दिखा दिए सिर्फ जयेश के नाम से। तो जयेश ने क्या दिया? जयेश ने नए युवाओं को नेतृत्व करने के लिए नई उम्मीद और नई उड़ान दी। और अभी जयेश ने एक मिशन चलाया कि जयेश मिशन युवा नेतृत्व। कई लोग आरोप लगाते हैं, कई लोग प्रत्यारोप लगाते हैं कि जयेश ने क्या दिया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले गैर आदिवासी तो छोड़ो, हमारे आदिवासी समाज का एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो नौकरी और छोकरी लेकर बड़े बड़े शहरों में बस गया, वो खुद को आदिवासी कहने से शर्माता था। लेकिन जयेश संगठन के कारण आज हर युवा खुद को जय आदिवासी कहने में गर्व महसूस करता है। ये जयेश संगठन ने दिया है मेरे साथियों। लोग बोलते हैं कि ये पीला गमछा क्या है, ये पीला गमछा क्यों पहनते हो? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले मार्केट में सब आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारा आदिवासी भाई पैंट शर्ट पहनता, पहले तो कुश्ती पहनता था तो पहचान में आ जाता था। ये अभी हमारे कुछ आदिवासी भाई गांव में रहने वाले अभी भी ये लुंगी और शर्ट पहनते तो पहचान में आ जाते। लेकिन पढ़ा लिखा युवा जब इंदौर भोपाल या बड़े शहर में जाता था, विधानसभा में जाता था, तो यार कौन आदिवासी विधायक, कौन आदिवासी सांसद, ये पहचान में नहीं आता था। लेकिन जब से पीला गमछा डाला हमारे युवाओं ने, जयेश ने, तो पूरे मार्केट में पता चलता कि ये आदिवासी जयेश युवा है, ये जयेश क्रांतिकारी युवाओं का संगठन है। ये जयेश संगठन ने दिया है, आपकी पहचान जयेश संगठन ने दी है। आज आदिवासी नाम जयेश संगठन ने आप लोगों को दिया है और आज नेतृत्व आदिवासी संगठन ने दिया है। अभी तक आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते थे, हमारे आदिवासी भाइयों को छोटे छोटे मुकदमों में जेल में डाल दिया जाता था। हमारे गरीब किसान मजदूर आदिवासी भाई बड़ी मुश्किल से थाने तक पहुंचते थे, बड़ी मुश्किल से एसपी साहब तक पहुंचते थे, बड़ी मुश्किल से कलेक्टर साहब तक हमारा समाज का गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग पहुंचता था। लेकिन जब से जयेश संगठन आया, जब आदिवासियों के ऊपर शोषण हुआ, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे निमत पारदा हत्याकांड हो, चाहे बमोरी हत्याकांड हो, सरकार की छाती पर चढ़कर विरोध किया कि आपने गलत करके हमारे आदिवासी भाइयों के साथ शोषण किया और हमको न्याय चाहिए, और न्याय नहीं दोगे तो हमको सरकार को हम उखाड़ने का भी अधिकार रखते हैं, उखाड़ने का भी ताकत रखते हैं। ये जयेश संगठन ने आदिवासियों के बीच हौसला और उम्मीद पैदा की है और किसी ने नहीं की है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में किसी की हिम्मत नहीं कि आदिवासी को जाति सूचक शब्द से संबोधित कर दे, आदिवासी को गाली दे दे। आज हमारा जयेश संगठन के कारण हमारे आदिवासी, हमारे गांव में रहने वाला मजदूर किसान भाई आज शान के साथ सीना चौड़ा करके मार्केट में निकलता और मुझ में ताव देता है कि मैं आदिवासी हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हमारे ऊपर आंख उठा कर देखने की। जयेश संगठन के कारण सब हुआ है। इससे पहले जब चाहे तब हमारे आदिवासी भाइयों को कोई मार रहा, कोई पेड़ से बांध के मार रहा, कोई सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मार रहा। लेकिन अभी कोई भी अगर आदिवासी की तरफ आंख भी उठा के देखता है तो उसके दिमाग में, जहन में एक आता है कि ये जयेश संगठन इनके साथ खड़ा हो जाएगा। इनको छेड़ना, इनको मारना, इनको गलत शब्दों संबोधित करना किसी की हिम्मत नहीं होती। ये सिर्फ जयेश संगठन के कारण हुआ। और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर हीरा अलावा जब से विधानसभा में गया तो तब से पूरे प्रदेश के आदिवासियों के नहीं, सामान्य वर्गों को के लोगों को भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता भी है। लेकिन इससे पहले तो ऐसा लगता था कि आदिवासी कोई रहता ही नहीं है, आदिवासी नेता भी नहीं है। लेकिन जब विधानसभा में जाकर शेर ने दाढ़ लगाई और विधानसभा में शिवराज मामा को मजबूर कर दिया तो लगा कि नहीं, अभी भी मध्य प्रदेश में आदिवासी जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे भाइयों। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है। जयेश संगठन के माध्यम से मैंने डंके की चोट पे खुला चैलेंज करके बोला है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आज 70 साल में पहली बार यदि ऐसे आदिवासी युवा विधानसभा में पहुंचेंगे जिन्होंने कभी राजा का बेटा राजा बनेगा वाले कंसेप्ट को तोड़ के नए युवाओं को हम विधानसभा में भेजेंगे। ये मेरी बात, मेरी गारंटी मेरे साथियों। अभी तक विधायक कौन बनता है? जो तो या तो राजनीतिक पार्टी के झंडे उठाओ 10-20 साल, या फिर बीजेपी आरएसएस जैसे संगठनों की चापलूसी करो तो आपको टिकट मिलेगा।
लेकिन जय संगठन ने कहा है आप बाबा साहब अंबेडकर जी के संवैधानिक अधिकारों की बात करो, 5वीं अनुसूची की बात करो, 6वीं अनुसूची की बात करो, हमारे आदिवासी भाइयों की लड़ाई लड़ो, हम लोग विधानसभा में भेजेंगे आप लोगों को और आप लोग विधानसभा में पहुंचकर हमारे समाज की लड़ाई लड़ेंगे। आज बड़वानी जिले में 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, आज बड़वानी जिले में कैबिनेट मंत्री, लेकिन इनको आदिवासियों की चिंता नहीं है। आदिवासियों की चिंता होती तो इस क्षेत्र में पलायन रोकते। हमारे आदिवासी भाई आज भी बड़वानी जिले में एक दिन में 50 बसें गुजरात जा रही है। कितनी बसें? 50 बसें। हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं और यही स्थिति रही तो पूरा बड़वानी क्षेत्र खाली हो जाएगा, हमें आदिवासी ढूंढने से नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। और इतना कुछ होने के बावजूद भी ये 2 सांसदों ने एक बार भी लोकसभा में आवाज नहीं उठाई, एक बार भी, और उठाई हो तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मुझे सबूत दे दे, क्योंकि इनको आदिवासी का वोट तो चाहिए लेकिन आदिवासी की इनको चिंता नहीं है। ये बोल रहे हैं, अभी हमारे युवा साथी बोल रहे थे कि ये हमारे सांसद महोदय कुक्सी में जाके टैंकर बांट रहे हैं और ये बड़वानी में गदड़े में पानी पी रहे हैं, लेकिन टैंकर बांटने में इनको शर्म आती। अगली बार इनको वोट मत देना, इनकी जमानत जब्त होना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे नेता जो आपकी मदद नहीं करे समय पे, ऐसे नेता जो आपकी आवाज नहीं उठाए लोकसभा और विधानसभा में, ऐसे नेता जो आपके दुख और दर्द में खड़ा नहीं रहे, ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना। अगर वोट देना तो ऐसे युवाओं को वोट देना जो आपकी आवाज बने, आपकी लड़ाई लड़े, आपके सुख दुख में आपके काम आए और आपके अधिकार के लिए टंके की चोट पर सरकार की छाती पर चढ़कर बोले कि अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेके सीने से, ऐसे युवाओं को वोट देना। और जैसे युवा सिर्फ आदिवासी समाज के साथ ही नहीं, आदिवासी समाज के साथ ही नहीं, सामान्य वर्ग के भी जहां भी पीड़ित लोग रहेंगे उसके साथ भी अगर कोई शोषण बर्बरता करेगा तो ये संगठन खड़ा रहेगा। इस बात का आप लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं। नर्मदा बचाओ आंदोलन कई सालों तक चला, कई लोगों को न्याय दिलाया, आज भी पुनर्वास के लोगों को कई प्रकार के उनके साथ शोषण हुआ, कई लोगों को पात्र घोषित कर दिया सरकार ने, कई लोगों को आज दिनांक तक मुआवजा नहीं दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर पुनर्वास के मुद्दों पर आप लोग की लड़ाई लड़ी तो डॉक्टर हीरालाल अलावा ने लड़ी। मैं आप लोग भाइयों को बताना चाहता हूं, ये बड़वानी जिले में ये सबसे ज्यादा अभी ये नल जल योजना में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कागजों पे ही पैसा काम हो गया, पैसा निकाल लिया और हमारे गाँव में देखे तो अभी भी गदड़े पे पानी ले जा रहे हैं। अगर कोई सबसे पहले कोई विधायक आप लोगों के बीच में जब राजू पटेल जी और धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सबसे पहले अगर कोई धरने में बैठने आया तो डॉक्टर हीरालाल अलावा आपके साथ आया था मेरे साथियों।